क्या कभी नोटिस किया है, एक नया फोन सिर्फ कुछ महीनों में स्क्रैचेस से भर जाता है। एक क्लीन रूम धीरे धीरे मैसी हो जाता है। एक गर्म कप ऑफ कॉफी कुछ देर बाद ठंडी हो जाती है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि ठंडी कॉफी अपने आप गर्म क्यों नहीं हो रही, या फिर टूटा हुआ गिलास अपने आप वापस जुड़ क्यों नहीं रहा? नहीं ना। पर क्यों? आखिर पूरा यूनिवर्स एक ही डायरेक्शन में क्यों मूव करता है? और अगर मैं कहूँ कि इसी इनविजिबल रूल की वजह से स्टार मरते हैं, सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है और एक दिन पूरा यूनिवर्स भी कंप्लीटली डार्कनेस और साइलेंस में पहुंच जाएगा। इस इनविजिबल थिंग को एंट्रोपी का नाम दिया गया है। एंट्रोपी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट भी नेचर का सबसे फंडामेंटल लॉज में से एक मानते हैं। ये कोई एनर्जी नहीं है, ये कोई फोर्स नहीं है, और ना ही ये कोई ग्रेविटी की तरह किसी चीज़ को खींचती है। फिर भी ये हर सेकंड, हर एटम, हर गैलेक्सी और हर इंसान की लाइफ को कंट्रोल कर रही है। जब भी कोई प्रोसेस होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट चेंज होता है, या फिर जब जब टाइम आगे बढ़ता है, वहाँ एंट्रोपी का रोल होता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है, अगर एंट्रोपी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती तो शायद टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती। सोचो, हम सब टाइम को फील करते हैं, हम पास्ट को याद रखते हैं, फ्यूचर को इमेजिन करते हैं और प्रेजेंट में जीते हैं। लेकिन जब फिजिक्स के कई इक्वेशन को देखा गया तो उनमें पता लगा पास्ट और फ्यूचर में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। मतलब इक्वेशन के हिसाब से टाइम उल्टा भी चल सकता है। फिर रियल लाइफ में ऐसा क्यों नहीं होता? हम कल में वापस क्यों नहीं जा सकते? हर वो चीज जो डिसऑर्डर में जा चुकी है वो ऑर्डर क्यों नहीं हो सकती? ये नेचर हमेशा एक ही डायरेक्शन क्यों चूज करता है? इसका जवाब है एंट्रोपी। यही डिसाइड करता है कि यूनिवर्स का फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगा। सिर्फ हमारा रूम और कॉफी ही नहीं, पूरा यूनिवर्स भी इसी रूल को फॉलो करता है। स्टार जन्म लेते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं और एक दिन मर जाते हैं। गैलेक्सीज और ब्लैक होल भी एक दिन कंप्लीटली डिसअपेयर हो सकते हैं। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर एंट्रोपी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती गई तो यूनिवर्स एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाएगा जहां कोई यूजफुल एनर्जी होगी ही नहीं। ना नए स्टार बचेंगे, ना लाइट, और ना ही कोई लाइफ। सिर्फ एक ठंडा अंधेरा और ऑलमोस्ट लाइफलेस कॉस्मोस। इस फ्यूचर को कहा जाता है हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये एंट्रोपी है क्या? ये इंक्रीज क्यों करती है? क्या हम कभी इसको रोक भी सकते हैं? और क्या इसी एक लॉ के अंदर टाइम ट्रेवल, लाइफ और यूनिवर्स का एंड छुपा हुआ है? आज की वीडियो में हम एंट्रोपी को बिल्कुल जीरो से समझेंगे, सिंपल एग्जांपल और रियल फिजिक्स के साथ, और बिना किसी अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जब आप एंट्रोपी को समझ लोगे तो आप सिर्फ फिजिक्स नहीं बल्कि पूरा यूनिवर्स को एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्स एक्सपेंड क्यों हो रहा है, तो शायद आपका जवाब होगा बिग बैंग। लेकिन एक और कंसेप्ट है जो इससे इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उसका नाम है एंट्रोपी। बहुत लोग सोचते हैं कि एंट्रोपी यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन सच थोड़ा अलग है। एंट्रोपी एक्सपेंशन का डायरेक्ट रीजन नहीं है, बल्कि एक्सपेंशन और एंट्रोपी एक दूसरे से गहरे तरीके से कनेक्टेड है। सबसे पहले समझते हैं एंट्रोपी होती क्या है। फिजिक्स के हिसाब से एंट्रोपी किसी सिस्टम के डिसऑर्डर या रैंडमनेस को मेजर करती है। थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी टाइम के साथ हमेशा बढ़ती रहती है। मतलब टाइम एंड एंट्रोपी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। टाइम बढ़ता रहा तो एंट्रोपी भी बढ़ती रहेगी। और क्योंकि यूनिवर्स को हम सबसे बड़ा आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं, इसलिए उसकी एंट्रोपी भी लगातार इंक्रीज हो रही है। अब सवाल उठता है कि जब बिग बैंग हुआ था तब यूनिवर्स कैसा था? हैरान करने वाली बात थी कि उस वक्त यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा हॉट और डेंस स्टेट में था, लेकिन उसकी एंट्रोपी सरप्राइजिंगली बहुत कम थी। इसका इनडायरेक्ट रीज़न था ग्रेविटी। बेसिकली ग्रेविटी के हिसाब से जब मैटर हर जगह इवनली स्प्रेड हो तो वहाँ कम एंट्रोपी स्प्रेड होती है। मतलब जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, ग्रेविटी ने मैटर को खींचकर स्टार, गैलेक्सीज और गैलेक्सीज क्लस्टर बनाए। ये स्ट्रक्चर देखने में ऑर्गेनाइज्ड लगते थे, लेकिन ग्रेविटी के पर्सपेक्टिव से इनके फॉर्मेशन ने यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी को और बढ़ा दिया। मतलब पार्टिकल्स के बीच रैंडमनेस अपने आप इंक्रीज हो गई। लेकिन यूनिवर्स का एक्सपैंड होना बहुत ज़रूरी था। अगर यूनिवर्स एक्सपैंड ही नहीं करता तो सब कुछ एक छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा गर्म और डेंस रहता। ना स्टार बनते, ना गैलेक्सीज, ना प्लैनेट, और ना ही लाइफ होती। एक्सपेंशन की वजह से यूनिवर्स ठंडा होने लगा। हर नया स्टार, सुपरनोवा और हर केमिकल रिएक्शन ने एंट्रोपी को और इंक्रीज कर दिया। लेकिन एक बात याद रखनी ज़रूरी है, एंट्रोपी यूनिवर्स को बाहर की तरफ धक्का नहीं देती,
एक्सपेंशन का असली रीजन बिग बैंग के बाद की इनिशियल कंडीशन और आज के टाइम में डार्क एनर्जी को माना जाता है। एंट्रोपी सिर्फ यह बताती है कि यूनिवर्स किस डायरेक्शन में इवॉल्व करेगा। एक्सपेंशन एंट्रोपी को बढ़ने का मौका देती है और एंट्रोपी हमें बताती है कि टाइम हमेशा फ्यूचर की तरफ ही क्यों चलता है। इस बात को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो आपने एक रूम में परफ्यूम स्प्रे किया, कुछ ही सेकंड्स में उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। परफ्यूम इसलिए नहीं फैलता क्योंकि उसको कोई फोर्स धक्का दे रही है, बल्कि इसलिए फैलता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के लिए इवनली स्प्रेड होना एस्थेटिकली ज़्यादा नेचुरल है। बिल्कुल इसी तरह यूनिवर्स भी एक्सपेंड होता है, एनर्जी को ज़्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे एंट्रोपी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है। इस कनेक्शन का सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल ब्लैक होल है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ब्लैक होल के पास यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होती है। जब मैसिव स्टार कोलैप्स होकर ब्लैक होल बनते हैं तब यूनिवर्स की एंट्रोपी बहुत तेजी से बढ़ती है। बहुत दूर के फ्यूचर में हॉकिंग रेडिएशन के थ्रू ये ब्लैक होल भी धीरे धीरे इवेपोरेट हो सकते हैं, जिससे एंट्रोपी और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। अगर यूनिवर्स इसी तरह एक्सपेंड होता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब सारे स्टार अपना फ्यूल खत्म कर देंगे, नए स्टार बनना लगभग बंद हो जाएंगे और गैलेक्सीज एक दूसरे से इतना दूर चले जाएंगी कि उनकी रोशनी भी एक दूसरे से नहीं पहुंचेगी। इस फाइनल स्टेज को हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है। इस वक्त एंट्रोपी अपनी मैक्सिमम वैल्यू के करीब होगी, हर जगह एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वली स्प्रेड होगी, कोई यूजफुल एनर्जी नहीं बचेगी जिससे कोई काम हो सके। यूनिवर्स ठंडा और हर जगह अंधेरा और सब बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा। सो आज की वीडियो में हमने देखा कि एंट्रोपी सिर्फ फिजिक्स का चैप्टर नहीं, ये एक ऐसा यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो हर जगह काम आता है। चाहे वो एक गर्म कप ऑफ कॉफी हो, एक क्लीन रूम हो, एक लिविंग सेल हो, एक स्टार हो या फिर एक पूरा यूनिवर्स हो, एंट्रोपी हमें बताती है कि नेचर हमेशा उस स्टेट की तरफ मूव करती है जहाँ पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती है। इसी वजह से डिसऑर्डर नेचुरली बढ़ता हुआ दिखाई देता है और इसी वजह से साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं कि बहुत ही दूर फ्यूचर में यूनिवर्स एक ऐसी स्टेट में पहुंच सकता है जहां ऑलमोस्ट कोई यूजफुल एनर्जी नहीं बचेगी, और इस कंसेप्ट को हम हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन ये फ्यूचर इतना दूर है कि हमें उससे डरने की नहीं बल्कि उसे समझने की ज़रूरत है, और शायद एंट्रोपी का सबसे ब्यूटीफुल लेसन फिजिक्स से भी बड़ा है। यह हमें बताता है कि नेचर में हर चीज़ बदलती है, कोई भी मोमेंटम हमेशा के लिए नहीं रहता, हर सिस्टम इवॉल्व करता है, हर स्टार एक दिन जन्म लेता है और एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन इसी कंटिन्यूस चेंज की वजह से ये यूनिवर्स इतना डायनेमिक, इतना ब्यूटीफुल और इतना फैसिनेटिंग लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ मैं आपको यूनिवर्स की कोई और कहानी सुनाऊंगा। तब तक क्यूरियस रहिए, साइंस को क्वेश्चन करते रहिए और यूनिवर्स को भी एक्सप्लोर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।